वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पार्ट 5 में एक और मेथड की, यानी कि जो मेथड है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसमें हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने ABC क्लासिफिकेशन टेक्निक्स ऑफ स्टॉक कंट्रोल यानी कि ABC के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड हमने देखा कि मैक्सिमम लेवल कैसे निकालते हैं स्टॉक का, मिनिमम का क्या होगा फॉर्मूला, रीऑर्डर का क्या होगा, डेंजर क्या होता है और एवरेज लेवल क्या होता है, उसके फॉर्मूले के बारे में। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो है मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आप कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसका क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मितव्ययी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब भी संस्था को कच्चा माल जब समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका रॉ मटेरियल फिनिश हो जाता है, तो वो एक नए गुड्स को खरीदने के लिए आदेश देता है। यानी कि जब रॉ मटेरियल फिनिश हो जाता है हमारा, तो हम चाहेंगे कि संस्था जो है वो चाहेगी कि जो रॉ मटेरियल है वो नया खरीदने के लिए आदेश दिया जाए। यदि संस्था चाहे तो वो एक साल, पूरे साल भर का रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है, लेकिन ऐसा करने पर उसकी ऑर्डर कॉस्ट तो कम आएगी, लेकिन उसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। यानी कि आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस के लिए और स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है उसके लिए रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कोई संस्था है जो रॉ मटेरियल को पूरे साल भर का आप कह सकते हैं एनुअल खरीद के रख लेती है, एनुअल पीरियड का पूरा एक साथ खरीद लेती है, तो वहाँ पे उसे ऑर्डर कॉस्ट यानी कि आदेश लागत तो नहीं होगी, बट कैरिंग कॉस्ट होगी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि उस रॉ मटेरियल को रखने की लागत, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम बार बार परचेज करते हैं, जब हम बार बार ऑर्डर देते हैं, तो हमारे कॉस्ट आती है, चाहे आप वो स्टेशनरी से हो, चाहे वो ऑर्डर देने वाले आप मैनेजर को रखते हैं, तो वो सारी कॉस्ट हमारी होती है। तो आप एक साथ जब माल मंगवाओगे तब आपकी ऑर्डर कॉस्ट तो नहीं होगी, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप जब रॉ मटेरियल परचेज करके लाओगे तो एकदम उसको फिनिश गुड में यूज़ नहीं करते, आप क्या करोगे, उसके वेयर हाउसेज या गोदाम में रखोगे। तो यहाँ पे एनुअल परचेज करने पर, यानी कि हम 1 ईयर का एक साथ परचेज करते हैं, तो हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट तो नहीं होती है, बट कैरिंग कॉस्ट होती है। क्लियर है आपको? लेकिन जब आप बार बार, यानी कि आप कह सकते हैं धीरे धीरे आप, यानी छोटी छोटी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हो स्मॉल क्वांटिटी में, तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट जो होती है वो आपकी होगी, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट उसमें होगी, जबकि आपकी जो कह सकते हैं जो कैरिंग कॉस्ट है वहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार परचेज कर रहे हो, तो आपको गोदाम में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं नहीं होगी। ऑर्डर कॉस्ट यानी आदेश लागत होगी, जबकि आप कह सकते हैं सुरक्षित रखने की कोई लागत नहीं होगी, क्योंकि हम छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट नहीं होगी। क्लियर है? तो यानी कि हमें ऐसी सिचुएशन देखनी है जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम रहे और कैरिंग कॉस्ट भी कम रहे। वो संस्था का आप कह सकते हैं ऑप्टिमम पॉइंट होता है, जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट लगभग कम आए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एक कॉस्ट को बचाने का प्रयास करेंगे तो दूसरी कॉस्ट तो आएगी। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, हम एक ऐसा पॉइंट चाहते हैं जहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो आपकी कैरिंग कॉस्ट हो वो कम से कम हो, यानी मिनिमम हो। ठीक है, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आए और हमारी कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम आए, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि हमें ऐसे समय आदेश देना है जहाँ पे, या हमें ऐसे रॉ मटेरियल को परचेज करना है जहाँ पे हमारी आदेश लागत और सुरक्षित रखने की लागत कम से कम हो, न्यूनतम हो। तो ये मीनिंग हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, जो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में भी क्वेश्चन बहुत बार
आता है, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू के बनते हैं, ठीक है। तो EOQ का मतलब आप जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें 2CO और अपॉन हो जाएगा आपका I, क्लियर है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये सारी चीजें है क्या, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब आप सभी जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या होगा। देखिए थ्योरेटिकल जब क्वेश्चन आता है तो हमें जब जो भी फॉर्मूले में आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको सारा का सारा आपको लिखना है कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब हो गया एनुअल कंजप्शन इन यूनिट, यानी आप साल भर कितना जो संस्था है वो कितना उपयोग करती है, ठीक है। तो एनुअल कंजप्शन ही आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इन यूनिट, क्लियर। एनुअल का मतलब क्या हो गया, सामग्री का वार्षिक उपभोग, यानी कि आप साल भर कितना यूज करते हो, वार्षिक उपभोग, ठीक है। और वो भी आपको साल भर का चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद में ओ का मतलब होता है, आप जानते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का करेंगे, ना कि पूरा का एक साथ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्लियर है, ये चीज आपको लर्न होनी जरूरी है, ठीक है। अब हमारा आता है आई मीन्स होता है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग पर 1 यूनिट, इसे कैरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। आई को हम किससे आई से कर रहे हैं, बट इसका मतलब क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट, जो रखने की लागत होती है उसे। तो यहां हम लिख देंगे एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, यानी कि रख रखाव के लिए, ठीक है, स्टोरिंग 1 यूनिट। तो जो स्पेशल चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि किसका 1 यूनिट कह रहा है उसके बारे में। देखिए ये कभी कभी 2 मार्क्स में तो ये आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2CO/I, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, एक इकाई को भंडार में 1 वर्ष के भंडारण की लागत, ठीक है, भंडार में जो अपन रखते हैं ना उसके बारे में। तो आई का मतलब क्या हो गया, कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने सी को यहाँ पे कंजप्शन से डिनोट कर दिया, इसीलिए हम सी को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया, जो आपकी एनुअल जो आप स्टोर करके रखते हो ना उसके बारे में, ठीक है। और ये भी 1 यूनिट के बारे में होगा। तो चलिए बात करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं EOQ का, उसके बारे में। देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि इसके लिए एक क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो चलिए हमारा ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, EOQ का। देखिए शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरा टोटल कैसे, मतलब पूरा विस्तार रूप से कैसे करेंगे उसकी पूरी बात करेंगे। जैसे आपको 400 यूनिट्स दे रखी हैं, 4 यूनिट्स का मतलब क्या हो गया कि आप एनुअल जो यूज कर रहे हो, एनुअल कंजप्शन जो मैंने अभी आपको बताया था, एनुअल कंजप्शन, तो एनुअल कंजप्शन साल भर कितना हो रहा है, 400 यूनिट्स का, क्लियर है। 60 दे रखी है, 60 आपको दे रखा है, ठीक है, 60 आपको दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्लियर है आपको। इसके साथ में आपको दे रखा है स्टॉक में, आप कह सकते हैं रखने की जो लागत है 30, ठीक है। 30 क्या दे रखा है, या आप कह सकते हैं जो होल्डिंग कर रहे हैं आप, या कह सकते हैं कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं इसे हम, मैं चाहे इसे कैरिंग कॉस्ट लिखूं या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एग्जाम में जैसे आ जाता है, इन्वेंट्री पर यूनिट विल बी 30, यानी कि जो होल्डिंग कॉस्ट है आपकी, इसे क्या कह सकते हैं अपन, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट विल बी
30, ठीक है। तो ऐसे भी दिया आ सकता है, या फिर ये जो 30 है ना, इसको ये भी आ सकता है कि 200 है वो परचेज किया जा रहा है, यानी 200 पर यूनिट द होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 200 इसको जो है वो ऐसे भी दिया आ सकता है, 200 होल्डिंग, लिख सकते हैं कि 200, आप कह सकते हैं 200 पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट है आपकी, 200 रुपये जो है वो होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि स्टॉक रखने की जो वार्षिक लागत है 15%, ठीक है, यानी 200 जो होल्डिंग कॉस्ट है उसका 15%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री 50%, यहाँ लिख सकते हैं कि 15% आपकी क्या है, 15% आपकी होल्डिंग इन्वेंट्री जो कॉस्ट है वो, ठीक है। तो 200 तो टोटल है, उसका 15% हमें कैरिंग कॉस्ट लेना है, तो 200 का जब हम 15% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 30। ये भी दे रखा होता है अगर ये भी, तो दोनों से आंसर एक ही निकलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। 400 यूनिट एनुअल कंजप्शन की दे रखी है, 60 ऑर्डरिंग पर का दे रखा है, ठीक है, और कैरिंग कितना दे रखा है 30, ठीक है। तो ये जो 30 है ना उसके लिए अलग अलग भी आ सकता है, जैसे इफ द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इज 50%, 15% है, एट द परचेज प्राइस ऑफ 200 पर यूनिट द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर यूनिट विल बी 30। अगर आपको 200 दे रखा होगा परचेजिंग का और तो आप उसका 15% निकाल दोगे तो भी 30 ही आएगा, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी लिखा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा फॉर्मूला लगाकर, और हम इसे बड़े रूप से भी कर सकते हैं पूरा, कि हमें वाकई में ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसा क्यों है। तो देखिए मैं आपको पूरा लॉन्ग से भी बता देती हूँ और शॉर्ट से भी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला डालते हैं टोटल कॉस्ट, हम डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे एट डिफरेंट ऑर्डर लेवल। आप खुद सेलेक्ट करेंगे कि वाकई में हमारा ये EOQ ये दोनों क्या कॉस्ट हमारी इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि एनुअल कंजप्शन कितना दे रखा था आपको, यहाँ लिख देते हैं हम एनुअल कंजप्शन, यानी C दे रखा है 400, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है 60, ठीक है, और 30 आपको क्या दे रखा है I यानी कि कैरिंग कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लियर। अब बात करते हैं सबसे पहला, इसमें देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डरिंग साइज, ऑर्डरिंग साइज। अब देखिए यहाँ हो सकता है कि आपकी जो ऑर्डरिंग साइज है आप 10 में दे सकते हो, 10 का ऑर्डर दे दिया, या आप 20 का ऑर्डर दे सकते हो, ठीक है, या आपने 40 का ऑर्डर दिया, 50 का ऑर्डर दे दिया, या फिर 60 का ऑर्डर दे दिया, यानी कि आप अलग अलग ऑर्डर दे रहे हो, या तो आप 10 यूनिट दे रहे हो, 10 का साइज का दे रहे हो, 20 का दे रहे हो, 40 का दे रहे हो, आपने ऐसा तय किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एवरेज स्टॉक, ये हमने पहला पॉइंट निकाला। अगर हम बात करें एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक का हमें क्या करना होता है, एवरेज निकालने के लिए हमेशा अपॉन 2 करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10/2 करोगे तो कितना आएगा, 10/2 तो आएगा एवरेज स्टॉक 5, 20/2 करोगे तो आ जाएगा 10, 40/2 करोगे तो ये आ जाएगा 20, 50/2 करोगे तो ये आ जाएगा 25, और ये आपका 80 ले लेते हैं, 60 कम रहेगा, 80 ले लेते हैं और ये आ जाएगा आपका 40। देखिए ये एज्यूम किया है ऑर्डरिंग साइज, ठीक है, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 40, 50, 80, 100 जो भी आपकी इच्छा है, आप बहुत टाइम तक निकाल सकते हैं इसको। एवरेज स्टॉक लिया, एवरेज स्टॉक में क्या करना है, एवरेज स्टॉक में जो भी ऑर्डरिंग साइज है उसे किससे अपॉन करना है, इसे अपॉन 2 से करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड की, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बाय 400 यूनिट्स, ठीक है। अब कितना ऑर्डर देंगे, अब देखो यहाँ पे आपने कितना लिखा है 10, 20, 40, 50 और 80, ये साइज था।
अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितना दोगे, तो देखो नंबर ऑफ 400 है, 400 डिवाइडेड बाय 400 में एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिख देते 400 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना आएगा 40 का, यानी आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दोगे 40, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर टू बाय 40, ठीक है, 10 बार अगर देना होगा तो कितना होगा 40। उसके बाद में कितना आ जाएगा आपका 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 20, 400 डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ जाएगा 10, 400 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ जाएगा 8, और 80 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आ जाएगा 5। क्लियर है आपको? ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैंने 10 लिया है 400 डिवाइडेड बाय 10, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना कर रहे हैं हम 40, ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं। देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब एक ऑर्डर का कितना था 60, कितना था, या लिख देते हैं 60 पर ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए 60 पर ऑर्डर, कितना ऑर्डर दे रहे हो आप 40, ठीक है, तो 40 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा 2400, ठीक है, 2400, 40 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आ जाएगा 1200। कैसे आया, आपने 20 देखो आपने 20 का ऑर्डर दिया नंबर ऑफ, और एक ऑर्डर का कितना है 60, 1200, ठीक है। उसी तरह से इसका भी निकाल देंगे 60 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा 480, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई 60, तो ये कितना आ जाएगा 300, ठीक है। अब देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ ऑर्डर दोगे आपका अमाउंट उतना ज़्यादा आ रहा है। देखो यहाँ पे आपका आ रहा है जितना ज़्यादा, अब आपने यहाँ पे 40 का ऑर्डर दिया तो 2400, फिर थोड़ा कम हो गया 20 हुआ तो यहाँ पे 1200 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे 10 का ही दे रहे हो तो 600, यानी जितना ऑर्डर आप कम क्वांटिटी में दोगे तो देखो आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कम आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं फिर जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है उसके बारे में। तो कैरिंग कॉस्ट यानी रखने की लागत कितनी थी 30, कितनी थी 30, ठीक है। तो देखो 30 थी, एवरेज स्टॉक कितना है 5, तो हम क्या करेंगे 5 एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है करोगे तो कितना आ जाएगा 150, क्लियर। अब आप करोगे एवरेज स्टॉक है इसका 10 मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना आ जाएगा 300, क्लियर है। उसके बाद में एवरेज स्टॉक कितना है 20 मल्टीप्लाई 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 600, ठीक है। और यहाँ करेंगे आप लोग एवरेज स्टॉक इसका है 25 मल्टीप्लाई 30, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 25 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, यहाँ करेंगे आप 40 मल्टीप्लाई 30, तो ये आपका आ जाएगा 1200, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं, लास्ट हमारा क्या है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कुल लागत कितनी, देखिए इन दोनों कॉस्ट को जोड़ना है, इसको और 150 को, तो ये कितना हो जाएगा 2550, क्लियर है। यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1500, यहाँ पे आपका हो जाएगा 600 600 1200, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 480 और 750, इट मीन्स 1230 एंड 300 एंड 1200, ये आपका हो जाएगा फिर 1500, क्लियर है। अब देखिए आपको वहाँ देखना है जहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर आ रही है, आप उतना ही यूनिट का क्या करोगे ऑर्डर दोगे। तो
आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे देखिए 600 आ रहा है, 600 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपकी कितना दे रहे हो आप 40 ऑर्डरिंग साइज होने पर, यानी कि ऑर्डरिंग साइज कितनी होगी 40 होगी, तो आप क्या करोगे वहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 आ रही है और कैरिंग कॉस्ट भी कितनी आ रही है 600 आ रही है, ठीक है। तो 600 इक्वल 600 कितना हो जाएगा, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये आपकी कैरिंग कॉस्ट। अब आप टोटल कॉस्ट भी देखोगे तो देखो ये कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है 2550, ठीक है। यहाँ आपकी आ रही है 1500, यहाँ आ रहा है 1200 या 1230 और 1500। अगर टोटल कॉस्ट भी देखें तो देखिए सबसे कम ये आपकी आ रही है 1200, इसीलिए आप किसको सेलेक्ट करोगे, आंसर क्या हो जाएगा 40। क्लियर है आपको? तो यानी कि 40 यूनिट्स का जो आदेश है, ऑर्डर है, वही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सबसे बेस्ट रहेगा। ये आप पूरा सॉल्व कर सकते हो जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तब। क्लियर है? लेकिन अगर ये छोटा क्वेश्चन आता है तब इसे हम छोटे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, EOQ इज इक्वल टू 2CO अपॉन I। बस हमें पता है 2 मल्टीप्लाई कितना था यूनिट, साल भर कितनी यूनिट कर रहे थे 4, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 60, डिवाइडेड बाय कर दोगे आप 30। क्लियर है? तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 1600 और ये आपका आ जाएगा 40 यूनिट। तो ये आप शॉर्टकट में कर सकते हो जब आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में देखिए यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 40, वही यूज किया है। ये एनुअल कंजप्शन था, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट थी पर यूनिट वाली, ठीक है, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट थी, ठीक है, और ये आपका कंजप्शन था। कौन सा कंजप्शन? साल भर का एनुअल कंजप्शन, साल भर उपभोग कर रहे थे, और आंसर इसमें 40 यूनिट्स आ रहा है, और लॉन्ग टाइम में करने पर भी आपका 40 यूनिट्स आ रहा है। क्लियर है आपको? तो ये था EOQ मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो, ताकि हमें मितव्ययी से आदेश दे सके, यानी हमारी संस्था के ऊपर ये खर्चा नहीं रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट का दूसरा जो मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।